दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग की। जहाँ पे हम बात करेंगे कि रियल और फेक ब्रेकआउट क्या होते हैं। नॉर्मली स्टॉक रेजिस्टेंस के ऊपर गया, आपने बाई किया और 20 मिनट के बाद स्टॉक नीचे आ गया तो मुबारक हो, आप एक क्लासिक फेक ब्रेकआउट का शिकार हो चुके हो। ब्रेकआउट का मतलब सिंपल लैंग्वेज में बताती है कि रेजिस्टेंस के ऊपर बाय और सपोर्ट के नीचे सेल। ये हमारा नॉर्मली होता है, पर असली गेम ये नहीं है। असली गेम है आपका रियल ब्रेकआउट को पहचानना और फेकर से बचना। तभी जाके आप मार्केट में ट्रेड कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट में ब्रेकआउट से ज़्यादा ब्रेकआउट के नाम पर ट्रैप होता है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रेकआउट होता क्या है। देखो, ब्रेकआउट नॉर्मली तब होता है जब प्राइस किसी इम्पोर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन रेंज के डिसिसिवली क्रॉस करे। एग्जाम्पल के लिए, कोई स्टॉक था जो 3 हफ्ते से 500 के नीचे अटका हुआ था और एक दिन अचानक से 500 के ऊपर क्रॉस करता है, तो ये हो गया ब्रेकआउट। थ्योरी बोलती है कि रेजिस्टेंस लेवल यानी जिस प्राइस पॉइंट पे स्टॉक बार बार टच कर रहा है और उससे ऊपर नहीं जा रहा और उसके बाद जब स्टॉक उसके ऊपर जाता है तो वो आपका ब्रेकआउट होता है। मींस जब रेसिस्टेंस टूटता है, मतलब कोई एक स्टॉक है जो बार बार ट्राई करने की कोशिश कर रहा है और एक ट्राई कर रहा है और इस रेंज से ऊपर नहीं जा पा रहा, तो जब तक इस रेंज को ब्रेक करेगा तो ये आपकी रेसिस्टेंस है। जब वो इस रेंज को ब्रेक करेगा तो स्टॉक ऊपर जाएगा। ये मानते हैं कि जब इसको ब्रेक करता है तो स्टॉक उसके बाद एक अलग नया हाई बनाता है। तो नॉर्मली थ्योरी यही बोलती है कि रेसिस्टेंस टूट गया तो मतलब अब स्टॉक ऊपर जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकल मार्केट में हर ब्रेकआउट ट्रेंड नहीं बनाता। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि फेक ब्रेकआउट होता क्या है। देखो, फेक ब्रेकआउट का सिंपल मतलब है कि प्राइस थोड़ा लेवल के ऊपर गया, उसके बाद लोगों ने एंट्री ले ली और फिर प्राइस वापस नीचे आ गया। तो इसको बोलते हैं आपका बुल ट्रैप, स्टॉप हंट और लिक्विडिटी ग्रैप। जो आपके ऑपरेटर्स होते हैं वो यही गेम खेलते हैं, आपको इन्हीं ट्रैप्स में फंसाते हैं जिसकी जिसकी वजह से आपको वो ब्रेकआउट दिखता है, लेकिन वो ब्रेकआउट फेक होता है। क्योंकि बिग प्लेयर क्या करते हैं, बिग प्लेयर रिटेलर का स्टॉप लॉस ट्रिगर करवा देते हैं, अपनी लिक्विडिटी कलेक्ट करते हैं और फिर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर लेते हैं। मतलब पहले एक्साइटमेंट देते हैं और फिर रियलिटी चेक करवा देते हैं। ये होता है। अब इसको प्रैक्टिकल लेवल पे कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो अब बात करते हैं रियल ब्रेकआउट की। इसमें हम फर्स्ट पॉइंट करते हैं जहाँ पे वॉल्यूम को हम किंग मानते हैं, वॉल्यूम इज किंग बोलते हैं। इसका मतलब है कि जहाँ वहाँ पे ब्रेकआउट हुआ प्लस हाई वॉल्यूम दिखा तो वहाँ पे जेन्युइन इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट मान सकते हैं। वहीं वहीं ब्रेकआउट हुआ लेकिन वॉल्यूम लो है तो वो सस्पिशियस मूव हो सकता है। अब इसको अगर चार्ट में देखें तो कैसे देखते हैं। देखो, चार्ट में ही मैंने ये लिया है। यहाँ पे देखो, मैंने इंडियन ऑयल का चार्ट लिया है। पहले बात करते हैं कि वहाँ ब्रेकआउट हुआ प्लस हाई वॉल्यूम, तो मतलब जेन्युइन इंटरेस्ट है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम का स्पाइक आया, इट मीन्स ये जेन्युइन मूव है। इसका आपको मेनली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया वॉल्यूम से। वॉल्यूम को हमने किंग माना है कि वॉल्यूम से ब्रेकआउट हुआ तो उसको हमने कंसीडर किया। ठीक है, अगर उसमें देखो सेम चीज़, अगर मैं इसको नीचे की तरफ देखूँ, नीचे की तरफ देखो, ये शेयर देखो, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे ये वाली लाइन क्या है, इस टाइम पे रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद स्टॉक ऊपर जाएगा और इसने बाद में उसी रेजिस्टेंस को एक सपोर्ट बना लिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने ब्रेक टच किया लेकिन यहाँ ब्रेकआउट क्यों नहीं हुआ, नीचे की तरफ क्यों नहीं भागा। एक तो सपोर्ट है और यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है। अगर इस प्राइस पॉइंट पे यानी इस रेंज में अगर ये शेयर नीचे की तरफ भागता है और वॉल्यूम आता है तो वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है, जैसे हमने यहाँ पे दिया। क्योंकि यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे आपका कैंडल बनी, टच करी, ब्रेकआउट नहीं हुआ क्योंकि वॉल्यूम नहीं था। सेम मल्टीपल कैंडल्स बनी, वहाँ पे प्राइस होल्ड किया, क्यों, वॉल्यूम का कन्फर्मेशन नहीं आ रहा था जिसकी वजह से स्टॉक बाद में नीचे भी गिरा। ये वाली जो कैंडल बनी, उसके बाद क्या हुआ, जब वॉल्यूम आया वहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो उसने एक लंबी रैली क्रिएट करी। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगर नेक्स्ट पॉइंट में क्या करें हम, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज। मतलब जो कैंडल क्लोज हुई है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है।
स्ट्रॉन्ग कैंडल कैसे, एग्जांपल के लिए सिर्फ इंट्राडे स्पाइक पे हम नहीं जाते, हम क्या बात करते हैं कि डेली क्लोजिंग जो है वो इंपॉर्टेंट होती है इस केस में। तो आपकी कैंडल की बॉडी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और विक छोटी होनी चाहिए, तब कन्विक्शन दिखता है। इसमें चार्ट में देखते हैं, यहाँ पे मैंने जुबिलेंट इंग्रेविया का चार्ट लिया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके ठीक है ब्रेकआउट करने की कोशिश, ब्रेकआउट नहीं हो पाया। यहाँ पे उसके ऊपर गया, विक बड़ी थी, क्लोज लेकिन प्राइस के नीचे हुआ। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी विक के साथ कैंडल क्लोज हुई, तो यहाँ पर साथ में वॉल्यूम का सपोर्ट भी मिला, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट लेकिन ब्रेकआउट देने के बाद ये नीचे आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट फिर ब्रेकआउट किया, लेकिन यहाँ पे ये वाली नेक्स्ट कैंडल थी वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनी। यहाँ पे आपकी विक बड़ी है, कैंडल छोटी है, तो और यहाँ पे वॉल्यूम भी नहीं है। तो मेन आपका ब्रेकआउट यहीं दिख गया था कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है और वहाँ पे आके इसने प्रॉपरली नीचे भी नहीं गया था। तो ये ब्रेकआउट जेन्युइन था क्योंकि वॉल्यूम भी मिला आपको और कैंडल भी अच्छी बनी है, क्योंकि कैंडल में आपका कैंडल पार्ट ज़्यादा है, विक छोटी सी है। और जबकि उसके बाद गिरा भी है, तो गिरा आपके उस लेवल से ऊपर तक ही मेंटेन करके वापसी उसने बढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, अब मैं नॉर्मली बताऊँ आपकी छोटे वीक वाला एग्जांपल देखो, छोटे वीक वाला एग्जांपल ये, यहाँ पे कैंडल ब्रेकआउट दिया, वॉल्यूम नहीं था जब, और जो आपका कैंडल बड़ी थी, कैंडल क्या छोटी सी यहाँ पे, विक बड़ी है, यानी यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आया और ब्रेकआउट नहीं हुआ। इसकी वजह से स्टॉक क्या किया, नीचे की तरफ डेली किया। लेकिन वहीं सपोर्ट लाइन देखो, यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे सपोर्ट लाइन में कैंडल नीचे की तरफ क्लोज हुई, वीक कैंडल स्ट्रॉन्ग थी लेकिन वॉल्यूम नहीं था, तो कन्फर्मेशन नहीं मिली। इट मीन्स ये आपका ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसलिए वो वापसी ऊपर की तरफ डायरेक्शन में मूव कर गया। सेम यहाँ पे जब ऊपर का रेसिस्टेंस लेवल पर टच किया, ऊपर की तरफ क्लोज नहीं कर पाया कैंडल, विक आपकी कैंडल काफ़ी गंदी सी बनी, इसलिए वो नीचे की तरफ आया। नेक्स्ट सेम सपोर्ट लाइन पे कैंडल कैसी बनी, कैंडल एक अच्छी सी खासी बनी, विक काफ़ी बड़ी है और कैंडल छोटी सी है। सेम चीज़, वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं मिला, यहाँ पे भी सपोर्ट से ब्रेकआउट नहीं कर पाया, फिर सेम अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर गया। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया लेकिन कैंडल छोटी थी, विक बड़ी थी, सेम रेसिस्टेंस पे कंटिन्यू नहीं कर पाया और ये नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गया। तो नॉर्मली आप जब आप देखते हो तो आपको एक दोनों चीज़ें देखनी है कि कैंडल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और वॉल्यूम को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना, वॉल्यूम आपको देखना है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या रीटेस्ट स्ट्रेटेजी, यानी प्रोफेशनल ट्रेडर ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं करते, वो रीटेस्ट का वेट करते हैं कि प्राइस ब्रेकआउट करता है और फिर वापस आके उसी लेवल का पे सपोर्ट बनाता है। क्योंकि एक बार प्राइस, जो मैंने अभी आपको पीछे वाले एग्जांपल में देखा है, प्राइस ने ब्रेकआउट दिया और जब वापसी नीचे आया तो उसी लेवल पे उसने क्या किया, सपोर्ट बना लिया। और अगर थोड़ा होल्ड कर गया तो आपकी एंट्री थोड़ी सेफ मानी जाती है। एग्जांपल के लिए सेम यही वाली कैंडल देता हूँ, यहाँ पे जो रिटेस्ट स्ट्रेटेजी वाला पॉइंट है वो यहाँ पर क्लियर होता है। प्राइस ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद क्या हुआ, फिर वापस आके उस लेवल को क्या कर दिया, सपोर्ट बना दिया। प्राइस ब्रेकआउट किया, वापस आके उस लेवल को क्या बना दिया, सपोर्ट बना दिया। तो ये आपका सपोर्ट, उसके बाद इन्होंने एंट्री, और जो स्ट्रेटेजी प्लेयर्स होते हैं उन्होंने एंट्री करना शुरू करी और ये शेयर अपवर्ड ट्रेंड में गया। तो ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है यहाँ पे अब आप डिसीजन लेते हो। सेम अगर मैं दूसरा पॉइंट लूँ तो बेसिकली इसको ना सबसे पावरफुल ब्रेकआउट मेथड माना जाता है, कि जहाँ पे आपने ब्रेकआउट के बाद सडन एंट्री नहीं मारी, उसको वेट किया। सेम एग्जांपल यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद एक नेक्स्ट कैंडल में कैंडल कन्फर्मेशन हुई, एक सपोर्ट, मतलब ये वाला एरिया हुआ, तब लोगों ने एंट्री मारी, तब भी एक सपोर्ट बनता है, क्योंकि वहाँ पे आप देखोगे प्रॉपर एक डायरेक्शन है। यहाँ पे भी ब्रेकआउट सोन से गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, उसके बाद ये थोड़ा नीचे। अब जो नेक्स्ट है वो मार्केट कंटेक्स्ट। अब क्या है, ओवरऑल मार्केट अगर वीक है और आपका स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है तो भैया कॉशियस हो जाओ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मार्केट में ब्रेकआउट होगा तभी हाईली प्रॉफिटेबल होगा। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग नहीं है और ब्रेकआउट हो गया तो वो ब्रेकआउट किसी काम का नहीं है, वो नीचे 100% जा सकता है और वो कभी भी हाई प्रॉफिटेबिलिटी सेटअप नहीं बनता। इसलिए हाई प्रॉफिटेबिलिटी सेटअप होता है वो यही होता है, स्ट्रॉन्ग मार्केट हो और ब्रेकआउट हो। ये नहीं कि निफ्टी गिरे जा रहा है, मतलब या कोई भी इंडेक्स गिरे जा रहा है और आपका ब्रेकआउट हुआ तो आप सोचोगे ये शेयर भागेगा, ये शेयर कभी नहीं भागेगा, ये शेयर हमेशा नीचे ही गिरेगा। नेक्स्ट है कि फेक ब्रेकआउट के सिग्नल्स क्या क्या होते हैं। अब ब्रेकआउट ना पहले से आपको वार्निंग दे देता है,
वार्निंग कैसे कि अपर वीक, मतलब वीक अगर मैं ब्रेकआउट ऊपर की तरफ की बात करूँ तो लॉन्ग अपर वीक नियर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के पास एक लॉन्ग बड़ी सी अपर वीक दिखती है जो मैंने पीछे वाले एग्जांपल में दिखाई। अगर ये चीज़ होती है तो वो फेक ब्रेकआउट का सिग्नल हो सकता है। नेक्स्ट है कि वॉल्यूम में स्पाइक आया बट कोई फॉलो थ्रू नहीं दिखा, मतलब वॉल्यूम तो बढ़िया लेकिन उस वॉल्यूम के साथ फॉलो अप नहीं हुआ, मीन्स वो शेयर भागा ही नहीं उसके बाद। ये हो गया, तभी लोग क्या करते हैं नेक्स्ट कैंडल का कंफर्मेशन का वेट करते हैं। कभी कभार क्या होता है कि जो नेक्स्ट कैंडल है ना वो स्ट्रॉन्ग बनती है अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे भी एक फेक ब्रेकआउट का सिग्नल मिल जाता है कि आपकी ब्रेकआउट दिया लेकिन नेक्स्ट कैंडल बनी वो बिल्कुल नेक्स्ट अपोजिट डायरेक्शन में बन गई, जिसकी वजह से वो भी एक फेक ब्रेकआउट का सिग्नल है। नेक्स्ट है कि ब्रेकआउट के बाद इमीडिएट रिजेक्शन, स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, स्टॉक ऊपर गया और उसके इमीडिएट बाद वो शेयर नीचे आना शुरू हो गया। तो बेसिकली ये सारे के सारे ना रेड फ्लैग्स हैं जिन पे आपको ध्यान रखना है और उस पर उसके हिसाब से करना है। देखो मैंने ये वाला जो एग्जांपल दिया था आपका लॉन्ग अपर विक नियर रेसिस्टेंस, यहाँ देखो लॉन्ग अपर विक नियर रेसिस्टेंस, ये आपका परफेक्ट फॉल्स ब्रेकआउट का एग्जांपल है। सेम अगर मैं इसको सपोर्ट लेवल की बात करूँ, जो सेलर होते हैं या उस ऑप्शन सेलर वगैरह, ये वाला देखो ये वाली कैंडल सेम, अगर वो जो शेयर बेच के ट्रेड कर रहे हैं सेम चीज़, आपका जो विक है बहुत बड़ी है, आपका कैंडल छोटी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वॉल्यूम का स्पाइक आया लेकिन फॉलो अप थ्रू नहीं हुआ, जैसे सेम वो यहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक आया लेकिन फॉलो थ्रू नहीं हुआ, आपकी जो नेक्स्ट कैंडल बनी वो अपोजिट डायरेक्शन में बनी, तो इसलिए क्या हुआ नीचे आ गया। ठीक है, आपकी ये वाली कैंडल स्ट्रॉन्ग बनी वो बनी लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल बनी वो और स्ट्रॉन्ग बन गई। ये वाला पॉइंट, नेक्स्ट कैंडल बनी स्ट्रॉन्ग बन गई जिसकी वजह से वो ब्रेकआउट के बाद इमीडिएट रिजेक्शन आ गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हो गया आपका जैसे ब्रेकआउट के बाद इमीडिएट रिजेक्शन वाला, सेम ये वाला पॉइंट, विक बड़ी बनी है, एक सिग्नल मिल गया। दूसरा आपका रेसिस्टेंस ब्रेक किया है लेकिन वॉल्यूम स्पाइक नहीं है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल बनी वो आपकी अपोजिट डायरेक्शन में बनी, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ ब्रेकआउट के बाद इमीडिएट रिजेक्शन आ गया, यहाँ शेयर सस्टेन नहीं किया। तो ये आपको आइडेंटिफाई हो आइडिया हो जाएगा कि यार ये शेयर उस टाइम में ब्रेकआउट दे रहा है नहीं दे रहा। तो यहाँ से आप थोड़ा एक आइडिया लगा के या उस तरीके से ट्रेड कर पाओगे। नेक्स्ट है कि जो ब्रेकआउट की ट्रेडिंग होती है उसका प्रोसेस क्या होता है, उसको आपको सेटअप कैसे लगाना है बेसिकली। तो सेटअप की बात करूँ तो जो पहला स्टेप है ना वो है कि स्ट्रॉन्ग लेवल आइडेंटिफाई करो। जैसे मैंने अभी रेसिस्टेंस लेवल दिखाया कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, उस पर आपने लेवल को टेस्ट किया। नेक्स्ट है कि मल्टीपल टच कंफर्म करो। अब ये नहीं कि किसी एक पॉइंट पे टच किया तो आपने उसको लेवल मान लिया, मल्टीपल पॉइंट्स पे टच करेगा ना तभी उसको लेवल मानो, तभी उसको कंसीडर करो कि यार सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट है कि वॉल्यूम के स्पाइक का वेट करो। अगर वॉल्यूम स्पाइक नहीं आता ना तो भाई वो ब्रेकआउट आपको कभी भी ब्रेकआउट की तरह लेना ही नहीं है उसमें। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्लोज अबव लेवल, उस लेवल के ऊपर क्लोज होना चाहिए। जैसे हमने पीछे वाले एग्जांपल्स में दिखा क्लोज उसके लेवल के ऊपर हुआ लेकिन वॉल्यूम स्पाइक नहीं था। नेक्स्ट है कि रीटेस्ट या कंफर्म करो। अगर देखो अगर उस पॉइंट के ऊपर भी क्लोज हुआ है और नेक्स्ट कैंडल भी अगर उसी प्राइस से ऊपर बनती है तो आपको एंट्री ले सकते हो, लेकिन अगर वही नेक्स्ट कैंडल जो है वो नीचे की तरफ बनती है, रिजेक्शन आ गया उसमें, तो भैया वो एंट्री के लिए पॉइंट नहीं है। और सबसे मेन चीज़, स्टॉप लॉस बिलो ब्रेकआउट लेवल। जब भी ब्रेकआउट होना और आप जो स्टॉप लॉस लगाओ ब्रेकआउट के लेवल से नीचे लगाना हमेशा, ताकि जो आप जो ट्रेड जो मेनली होता है कि आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो लेते हैं ना, तो मिनिमम 1:2 होनी चाहिए। अगर ट्रेडर 1:1 ट्रेड कर रहे हैं तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो मतलब हमेशा आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो में आपको रिवॉर्ड हमेशा बड़ा रखना चाहिए। ठीक है, और अगर हम नॉर्मल कॉमन मिस्टेक्स की बात करें तो कॉमन मिस्टेक्स क्या है, कॉमन मिस्टेक्स ये है कि फर्स्ट ग्रीन कैंडल पे एंट्री में ले लेते हैं लोग। जैसे मैंने आपको दिखाया कि वॉल्यूम के साथ एक पहली कैंडल बनी, लोगों ने एंट्री ले ली, लेकिन क्या हुआ नेक्स्ट कैंडल रिजेक्शन थी जिसकी वजह से स्टॉक थोड़ा नीचे भी आया। नेक्स्ट है कि वॉल्यूम इग्नोर मत करो, वॉल्यूम को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, वॉल्यूम ही आपका मेन है कि किसी भी फेक ब्रेकआउट को पहचानने के लिए। नेक्स्ट है साइडवेज मार्केट में ब्रेकआउट हंट करना। यार देखो कभी भी साइडवेज मार्केट में ना वो ब्रेकआउट मिलेगा ही नहीं तुम्हें, कभी ब्रेकआउट के आसपास ट्रेड करेगा लेकिन वो ब्रेकआउट देगा ही नहीं, तो वहाँ पे साइडवेज मार्केट में कभी भी ब्रेकआउट को मत ढूंढो। स्टॉप लॉस ना लगाना, सबसे बड़े लोग गलती यही करते हैं कि ब्रेकआउट हुआ और उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया नहीं। आप स्टॉप लॉस लगाओ ब्रेकआउट लेवल से ज़रा सा नीचे ब्रेकआउट लगा लो, क्योंकि आपका जो रेसिस्टेंस लेवल है ना
वो ही बाद में सपोर्ट बनता है, जो मैंने आपको इंडियन ग्लोबल चार्ट में एग्जांपल से दिखाया। नेक्स्ट है न्यूज़ बेस्ड फोमो। कोई भी न्यूज़ आती है ना, उसको सिर्फ न्यूज़ आके उस पर एक्शन, मतलब क्योंकि मार्केट बिहेव कर जाती है। इफ़ कोई न्यूज़ आई, उसकी वजह से शेयर ऊपर या नीचे हो गया, आप उस न्यूज़ को समझो कि भाई वो एक्चुअल में इस न्यूज़ का कोई इम्पैक्ट है भी इस प्राइस पॉइंट पे या नहीं है, इस शेयर को क्या सही में इतना इम्पैक्ट पड़ना है या नहीं पड़ना, वो भी एक बार देख लो। उसके हिसाब से या ब्रेकआउट, या क्योंकि कभी बार क्या होता है न्यूज़ की वजह से ना कोई शेयर सडन भाग जाता है, और जबकि कोई लॉजिक या बैकएंड सपोर्ट होता ही नहीं है। कोई भी न्यूज़ ब्रेकआउट हो गया, लेकिन आप नेक्स्ट कैंडल देखते हो वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में बन रही होती है। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग ना थोड़ा पेशेंस का गेम है, स्पीड गेम नहीं है। थोड़ा आराम से चलना चाहिए इस केस में। कुछ प्रो टिप्स हैं, जैसे कि आपका एक हायर टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट आपको ज़्यादा रिलायबल दिखेगा। जो मैंने आपको चार्ट दिखाया वो डेली चार्ट था। आपका जो टाइम फ्रेम आपने देखा मल्टीपल चार्ट से, तो हायर टाइम फ्रेम और हायर ब्रेकआउट आपको वहाँ से आइडेंटिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वीकली ब्रेकआउट हमेशा आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट देगा इंट्राडे ब्रेकआउट से। ठीक है, जैसे कभी भी आप ब्रेकआउट चेक करते हो, आप एक बार वीकली ब्रेकआउट भी चेक कर सकते हो अगर आप डेली चार्ट की जगह। नेक्स्ट है कि कॉन्फिडेंस क्या होता है कि ब्रेकआउट प्लस वॉल्यूम प्लस ट्रेंड। तो कन्फ्लुएंस, तो नॉर्मली ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम ने भी सपोर्ट किया और साथ में ट्रेंड भी सपोर्ट करा, तो ये आपका बेस्ट माना जाता है। फेक ब्रेकआउट को भी ना ट्रेड किया जा सकता है, कि जो लोग समझ जाते हैं ना, और जो जो काफ़ी टाइम से मार्केट में एडवांस लेवल पे पहुंच चुके हैं, तो वो फेक ब्रेकआउट को भी एक अलग तरीके से ट्रेड कर लेते हैं। होप मैं आगे बनाऊंगा इसके ऊपर वीडियो, बट आज के लिए थोड़ा बेसिक रखा है मैंने कि फेक ब्रेकआउट क्या होता है और उसको कैसे मतलब कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आगे ये भी बताऊंगा कि फेक ब्रेकआउट को ट्रेड कैसे करते हैं आने वाली वीडियोस में, अगर आपका सपोर्ट रहा तो। और क्योंकि मेनली ये भी याद रखना कि मार्केट लेवल के ना ऊपर जाने से स्ट्रॉन्ग नहीं बनता, मार्केट उस लेवल पे होल्ड करने से स्ट्रॉन्ग बनता है। कि भाई ये एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, यहाँ पे होल्ड किया तो वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन बन गई। तो नॉर्मली ये आज की वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिंपल लगती है बट प्रॉफिटेबल तब बनती है जब आप रियल और फेक ब्रेकआउट का डिफरेंस समझ पाते हो। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम ब्रेकआउट देखो ना, तो एक्साइटेड मत होना, आप सिस्टम फॉलो करना। क्योंकि मार्केट में ना ब्रेकआउट के नाम पर सबसे ज़्यादा लोग ब्रेक हो जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ ब्रेकआउट नहीं दिखाते, उनके पीछे का लॉजिक भी बताते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।